हे एवरीवन, माय नेम इज़ आशु और मैं आप सभी का विदुल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था। आज हम आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं। डाइजेशन में कल तक जो है हमारा लास्ट टॉपिक तक हमारा एलिमेंट्री कैनाल का स्टमक पार्ट हुआ था। स्टमक यानी कि अमाशय। आज हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आज के लिए हमारी मेन हेडिंग है स्टमक, अमाशय। हमने कहा था भी जो हमारा स्टमक होता है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि। ये जो जठर ग्रंथियां हैं हमारी, ये प्रोड्यूस करती हैं गैस्ट्रिक जूस। हिंदी में बोलेंगे जठरस। क्वेश्चन में ये बहुत पूछा जाता है कि जठर ग्रंथियां जो है वो आहार नाल के किस भाग में पाई जाती है। तो वो पाई जाती है बच्चे स्टमक यानी कि अमाशय में। उसके बाद जो ये गैस्ट्रिक जूस है हमारा, ये अकेला नहीं रहता, इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं हमारे। एक वाटर, दूसरा एसिड, तीसरा एंजाइम। एक हमारा जल रहेगा, दूसरा अम्ल, उसके बाद एंजाइम। हमने कल डिस्कस किया था बच्चे, जो वाटर होता है इसका कंटेंट रहता है हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक में खास करके वो रहता है 99%। 0.2% जो है वो रहता है एसिड का। उसके बाद 0.3% जो है वो रहता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। तो जो एसिड होता है हमारा स्टमक के अंदर, उसका नाम है HCl, जिसको हिंदी में बोलते हैं, या फिर पूरा नाम जो है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हिंदी में भी इसको सिमिलरली लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कल हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एसिड प्रेजेंट है या फिर जो ये एंजाइम प्रेजेंट है, इनका फंक्शनिंग क्या है बॉडी के अंदर। तो एक बार करके देखते हैं इसको। सबसे पहले फंक्शंस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये वैसे अगर इसको नेचर की अबंडेंसी में देखा जाए तो इसकी pH वैल्यू बच्चे 0 होती है और इसको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बोला जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यानी कि ये बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने कई बार देखा होगा, जो हमारे इन्वर्टर की बैटरी होती है उसके अंदर जो एसिड यूज्ड होता है उसको बोलते हैं HCl। अब वो जिस फॉर्म में है वो डाइल्यूटेड है, वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं है। डाइल्यूटेड होते हुए भी कभी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस के लिए उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं तो कई बार बैटरी उबाला मार जाती है, करंट ज़्यादा फ्लो होने के कारण, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे वो उबाला मारेगी। और जब वो उबाले वाला पानी है, यानी कि जो पानी बाहर निकलेगा, वो पानी अगर कई बार फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर गिर जाए तो वो उसको पूरा वाइट कर देता है, यानी कि ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो डिस्ट्रॉय होने की कंडीशन में है। अगर वो फर्श के साथ ऐसा कर सकता है तो हमारी बॉडी में अगर ये एसिड है तो इसका क्या होगा भाई। तो इसका होगा तो कुछ नहीं, ये सिर्फ हमारी एसिड होते हुए भी हमारे पेट को, यानी कि हमारे स्टमक की वॉल्स को कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं देगा, बट कई बार जब हमारी बॉडी डिसबैलेंस तरीके से एक्ट करती है तो इसके हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। इसको पेट की दीवारों से बचाने के लिए, इसके प्रभाव को पेट की दीवारों पे प्रेजेंट होती हैं म्यूकस, श्लेष्मा। श्लेष्मा प्रेजेंट होता है जो HCl के प्रभाव से पेट को बचाती है, जो HCl के प्रभाव को पेट को HCl के प्रभाव से बचाती है। यही वो लेयर है जिसके कारण हमारे
पेट की दीवारों पे HCl अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, बट कभी कभी ये हमारे पेट को हर्ट कर सकता है। बट कैसे करेगा? देखिए, कई बार वॉमिट होती है, वॉमिट के कारण या फिर लूज मोशंस के कारण। कई बार जब हम प्रेशर के साथ वॉमिट करते हैं, तो अगर आपको ना पता हो तो बता देते हैं बच्चे, जो हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है वो स्टमक तक का ही उल्टी में आ सकता है। यानी कि जो आपका खाना आंतों में प्रवेश कर चुका है वो कभी भी उल्टी में नहीं आएगा। उल्टी में खाना वही आ सकता है जो हमारे पेट तक गया है। अगर वो प्रेशर के साथ बाहर आएगा तो उस टाइम पे प्रेशर लगने के कारण हमारी जो पेट की दीवारें हैं, सरफेस ऑफ या फिर लाइनिंग ऑफ स्टमक है, वो क्या करेंगी? स्ट्रेच और कंप्रेस होगी। जब वो स्ट्रेच और कंप्रेस होगी तो म्यूकोसा जो है वो कहीं कहीं से फटने लगेगा, और जब ये कहीं कहीं से फटने लगेगा तो ये वॉमिट के साथ और लूज मोशन के साथ आएगा बॉडी से बाहर। जब ये लूज मोशन और वॉमिट के साथ बाहर आता है तो उस टाइम पे ये क्या करेगा? पेट में दरारें पैदा करेगा, और जब ये दरारें पैदा करेगा तो वहाँ पे HCl जो है अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा और वहाँ पे जलन पैदा करेगा, जिससे बॉडी हर्ट होती है। कई बार ऐसा होता है कि भी वॉमिट भी ठीक हो गया, लूज मोशन भी ठीक हो गया डॉक्टर की दवाओं से, बट फिर भी पेट के अंदर दर्द है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जब वॉमिट और लूज मोशन होता है तो प्रेशर के साथ जब म्यूकोसा फट के आता है तो पेट की दरारें जो है या फिर पेट की दीवारों के अंदर जो दरारें हैं उनके ऊपर HCl का प्रभाव होता है, और जब HCl का प्रभाव होता है तो उसको हर्ट करता है, जिससे पेन पैदा होता है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक इन्फेक्शन। यानी कि जो हमारा पेट है उसके अंदर का इन्फेक्शन कहलाता है वो। फिर डॉक्टर क्या सजेस्ट करेगा कि आपको हल्का खाना खाना चाहिए। अब जो हल्का खाना है वो क्या करेगा? पेट की जो दीवारें हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, वो जल्दी या फिर कम टाइम के अंदर डाइजेस्ट होकर पेट को जल्दी से खाली करेगा, ताकि वहाँ पे वो जो पार्टिकल है वो लिनिंग के अंदर ना जाए या फिर दरारों के अंदर ना जाए और हर्ट ना करे। तो ये जो प्रोसेस होती है हमारी, ये होती है म्यूकोसा की। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि HCl के प्रभाव से पेट को कौन बचाता है, तो कौन बचाता है? म्यूकोसा, म्यूकस या फिर श्लेष्मा। श्लेष्मा वो पदार्थ होता है हमारी बॉडी के अंदर जो पेट को HCl के प्रभाव से बचाता है। अब अगर ये हमारी बॉडी के लिए इतना हार्मफुल है तो इसका बॉडी के अंदर होना जरूरी क्यों है? तो भी इसका सबसे पहला जो है काम वो है किल जर्म्स। हमारे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं, कई बार गंदे हाथों से हम खाना खा लेते हैं, या फिर गंदगी वाला बिना धोया फ्रूट खा लिया है, या फिर बिना ढका खाना खा लिया है, तो उस खाने के अंदर क्या आ जाते हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर बैक्टीरिया आ जाता है। अब वो बैक्टीरिया जब खाने के अंदर आएगा तो वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को अफेक्ट कर सकता है, या फिर आपके पाचन तंत्र को जो वो अफेक्ट करेगा तो डिफरेंट टाइप की बीमारियां फैला सकता है। उन बीमारियों से आपकी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए कौन प्रेजेंट होता है? HCl। HCl क्या करता है? जो आपकी बॉडी के अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं खाने के थ्रू, उनको किल करने का काम करता है। तो ये तो अच्छी बात है। तो अच्छे काम के लिए ये हमारे शरीर में है, तो सबसे पहला काम क्या है? ये किल जर्म्स यानी कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स को मार सकता है। दूसरी बात आती है कि एक होता है वर्ड एंजाइम, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंजाइम, कई बच्चों को एंजाइम का ना पता हो तो भाई एक बार आपको फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। एंजाइम एक्चुअल में होते क्या हैं? भाई इनको एक टर्म दिया जाता है जिसको बोलेंगे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, हिंदी में बोलेंगे इसको जैव उत्प्रेरक। बच्चों, जो जैव उत्प्रेरक होते हैं या फिर जो ये वर्ड कैटालिस्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये क्या कर सकता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा या फिर स्टिमुलेट कर सकता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को जब इंक्रीज करेगा तो ये हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करेगा? अब कैटलिस्ट का एग्जाम्पल हम घरेलू लाइफ में ज़्यादा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये कहूँ कि जब आप दूध को गर्म करते हैं या फिर पानी को गर्म करते हैं तो आपकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि भी आप या तो पानी को ढक दो या फिर दूध को ढक दो। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप उसके ऊपर प्लेट को ढांपेंगे तो उससे क्या होंगे,
जो हमारे वाटर वेपर्स है वो इकट्ठे हो जाएंगे और एक एक वाटर वेपर जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। अगर आप प्लेट को हटा देंगे तो वो जो वाटर वेपर है वो बर्तन से बाहर निकल जाएंगे और जो आपका टेम्परेचर है वो उतना ही रहेगा जितना कि गैस आपको प्रोवाइड कर रही है। बट जैसे ही आप प्लेट को ढांपते हैं तो वो वाटर वेपर इनसाइड वेसल रह के बर्तन के अंदर ही रह के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और वो दूध और जो पानी है उसको जल्दी उबालने में हेल्प करते हैं। तो जो ये प्लेट आप यूज़ कर रहे हैं ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि जो आपका टाइम पीरियड है वो कम हो जाए। प्लेट जो है वो किसका काम करेगी? एक कैटालिस्ट का काम करेगी। वो क्या करेगी? जो ज़्यादा टाइम में होने वाला काम है उसको कम टाइम में करने में हेल्प करेगी। और जो ये फिजिकल एग्जाम्पल है, ये कोई केमिकल एग्जाम्पल नहीं है जो मैं आपको समझाने के लिए दे रही हूँ, यही क्या कहलाएगा? कैटालिस्ट। दूसरा, अगर मैं केमिकली आपको एक एग्जांपल दूं तो केमिकली एग्जांपल हमारा हो सकता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका जो दूध है वो खराब होने की कंडीशन में है, थोड़ा सा बीटर टेस्ट कर रहा है, अगर उसकी चाय पियेंगे तो चाय भी अच्छी नहीं लगेगी, दूध तो अच्छा लगेगा ही नहीं। तब उसको यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे उसका? तो यूटिलाइज करने के लिए बच्चे आप करेंगे उसके लिए कि कुछ ना कुछ उसके अंदर खट्टा डाल देंगे ताकि वो जो खराब हुआ दूध है वो पनीर में बदल जाए और पनीर में बदलने के बाद आप उसको यूटिलाइज कर पाएँ। जब आप ऐसा करते हैं तो उस टाइम पे जो आप वो खट्टा डाल रहे हैं वो एक तरीके का कैटलिस्ट है। वो क्या करेगा? जो 5-6 घंटे के बाद दूध खराब होने वाला था जिसमें स्मेल बन सकती थी, अब उस स्मेल को अवॉइड करने के लिए आप 5-6 घंटे के बाद वाला काम पहले करना चाहते हैं, तो इसलिए उसके अंदर वो जो खट्टा डालेंगे आप, वो किसका काम करेगा? कैटलिस्ट का काम करेगा। तो कैटलिस्ट क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवा दे। यही काम आपकी बॉडी के अंदर कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम। ये खाने की जो प्रोसेस है डाइजेशन की उसको इंक्रीज कर रहा है। जब ये खाने के डाइजेशन को इंक्रीज करता है तो उस टाइम पे ये कैटालिस्ट की तरह काम करता है और इसीलिए इसको क्या टर्म दिया जाता है? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। तो जो ये HCl होता है ये क्या करता है? बॉडी के अंदर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। तो क्या बोलेंगे? इट एक्टिवेट्स एंजाइम। ये इन बायोलॉजिकल कैटालिस्ट को स्टिमुलेट करता है या फिर इनको एक्टिवेट करता है ताकि ये खाने के डाइजेशन में आपकी हेल्प कर पाएं। तो कई बार क्या होता है कि भी हम बोलते हैं कि डाइजेशन करने के लिए या तो हम इनो लेते हैं या फिर कई बार हाजमोले की टेबलेट ले लेते हैं। वो जो हाजमोले की टेबलेट होती है वो क्या करती है? बेशक आपको एसिडिटी नहीं है बट आप फिर भी ले लेते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब आप वो हाजमोले की टेबलेट या फिर इनो लेते हैं तो वो HCl के प्रभाव को बॉडी के अंदर ज़्यादा कर देंगे। जब वो HCl के प्रभाव को बॉडी के अंदर ज़्यादा करेंगे तो HCl क्या करेगा? एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। और जब एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा तो ये एंजाइम क्या करेंगे? जल्दी खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो ये काम होता है इनका। वैसे ये करना नहीं चाहिए हमें, बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ये अलग तरीके से अफेक्ट करता है। तो अब बात करते हैं कि ये जो एंजाइम है हमारे, ये कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो एंजाइम स्टमक में पाया जाता है उसको बोलते हैं पेप्सिन। पेप्सिन। दूसरा है रेनिन। दूसरे एंजाइम का नाम है बच्चे रेनिन। पेप्सिन एवं रेनिन। पेप्सिन को याद करने के लिए हम यहाँ पे एक 3P लेके आए हैं। 3P। अब ये 3P क्या होता है? इस 3P से बनता भी सबसे पहला P जो है वो पेप्सिन को डिनोट करता है। पेप्सिन। दूसरा P प्रोटीन। और तीसरा P जो है हमारा वो पेप्टोन्स के लिए है। तो अगर आपको पेप्सिन के वर्किंग को याद करना हो तो 3P को याद कीजिए। और 3P को जब आप याद करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पेप्सिन बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट हैं उन 3 न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में से कौन कौन से हैं वो? पहले तो जवाब ये आना चाहिए। तो पहला कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा कौन सा है? फैट। तीसरा कौन सा है? प्रोटीन। तो इन कंपोनेंट में से पेप्सिन जिसको डाइजेशन के लिए उठाता है वो कौन सा है? हमारा प्रोटीन। जब ये प्रोटीन को उठाता है तो प्रोटीन का डाइजेशन बच्चे ये किस में करेगा? पेप्टोन्स में करेगा। तो पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन पेप्टोन्स में करता है। इसको हम रेफर करेंगे 3P से।
तो पेप्सिन यानी पेट में 3p एक्ट करते हैं, स्टमक में 3p एक्ट करते हैं। वो कैसे? पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलेगा या फिर पेप्टाइड्स में बदलेगा। अब जब ये प्रोटीन पेप्टोन्स में बदले हैं तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या यहाँ पे प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यहाँ पे प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, तो आपका जवाब रहेगा कि एक अकेला पेप्सिन प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं कर सकता। उसके पीछे का रीज़न यही है कि प्रोटीन का डाइजेशन तभी माना जाएगा जब प्रोटीन किस में बदल जाएगा? अमीनो एसिड्स में, अमीनो अम्ल में। हमने कहा प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन तभी माना जाएगा जब पेप्सिन या फिर कोई भी एंजाइम प्रोटीन को कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर दे? अमीनो एसिड्स में। जब हमने देखा कि पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में ही बदल रहा है तो हमारा यहाँ से जवाब हुआ कि यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन तो होगा, बट कैसा होगा? पार्शली, यानी कि आधे रूप से होगा। कुछ प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा और कुछ प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा। तो जवाब हमारा यहाँ से ये है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चे रेनिन। अब ये क्या है? रेनिन जो होता है, इसके लिए एक क्वेश्चन बहुत फेमस है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है हमारी बॉडी में जो वयस्क अवस्था में खत्म हो जाता है, या फिर क्वेश्चन को अपोजिट कर देगा, शैशव अवस्था में सबसे सक्रिय एंजाइम का नाम क्या है? तो आपका आंसर जो है वो क्या रहेगा? रेनिन। रेनिन एक ऐसा एंजाइम है बॉडी के अंदर जो सबसे सक्रिय होता है शैशव अवस्था में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी इसकी जो रिएक्टिविटी है, इसकी जो एक्टिवेशन पावर है वो लो होती चली जाएगी। तो अगर मैं पूछूं कि ये रेनिन जो है वो किसका डाइजेशन कर सकता है? ये डाइजेशन कर सकता है बच्चे मिल्क प्रोटीन का। मिल्क प्रोटीन, दूध के प्रोटीन का। और दूध के प्रोटीन का नाम क्या है? केसिन। केसिन, केसिन को केसिनोजन के अंदर ये कन्वर्ट कर देगा। तो ये है हमारे स्टमक में जो एंजाइम है उनकी वर्किंग। सबसे पहला जो एंजाइम है हमारा वो कौन सा है? पेप्सिन। दूसरा है हमारा रेनिन। और पेप्सिन जो है वो क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। पेप्सिन के लिए 3p याद रखेंगे। फर्स्ट p जो है हमारा वो किसको डिनोट करेगा? पेप्सिन को। दूसरा p डिनोट करेगा हमारा प्रोटीन को, और तीसरा डिनोट करेगा पेप्टोन्स को। तो ये किसको किस में कन्वर्ट करेगा? प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा भाई रेनिन। रेनिन क्या है? सिर्फ और सिर्फ मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। और जब ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तो उस टाइम पे ये कौन से प्रोटीन जो है वो मिल्क में बेसिकली ज़्यादा या फिर मैक्रो अमाउंट में मिलते हैं, तो उस प्रोटीन का नाम है केसिन प्रोटीन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केसिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है तो वो कौन करता है? रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम उम्र बढ़ती के साथ साथ इसकी एक्टिवेशन पावर जो है वो लो हो जाती है। अगर लो होगी और दूध पिएंगे तो भी जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? पेप्सिन। तो आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं या फिर जो ओल्ड एज में आ जाते हैं तो उनकी जो दूध पीने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। कम हो जाती है इन द सेंस मैं ये बोल सकती हूँ कि वो पचा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो रेनिन का अमाउंट है वो कम हो चुका है या फिर कम एक्टिवेट है रेनिन। उसके बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो हमारा स्टमक है उसने किसको डाइजेस्ट किया है? स्टमक ने यहाँ पे किस किस को डाइजेस्ट किया है? तो आपका जवाब होगा कि स्टमक ने जिसको डाइजेस्ट किया है उसका नाम क्या है? प्रोटीन। और जिसको नहीं किया है वो कौन है? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट करते हैं बात करते हैं लीवर की।
नेक्स्ट पार्ट है हमारा लीवर ग्लैंड की बात करेंगे हम। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर रिमाइंड करवा देती हूँ कि बॉडी के अंदर जो HCl है उसका पहला वर्क क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना, यानी कि जो गंदगी खाने में चली गई है उसको ख़त्म करना, उसको किल करना, क्योंकि उससे हमारी बॉडी में बीमारियां आ सकती हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट वर्क क्या होता है बच्चे, ये क्या करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। जो हमारे पेप्सिन है ये किस में होता है, पेप्सिनोजन की कैटेगरी में आता है, और जब भी पेप्सिनोजन की कैटेगरी में आता है तो उसको पेप्सिन बनाने का काम किसका है, HCl का। जब ये पेप्सिन बॉडी के अंदर एक्टिवेशन फॉर्म में आता है तो ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है, और रेनिन जो है वो प्रोरेनिन में होता है, तो ये किसको करता है, रेनिन एंजाइम मिल्क प्रोटीन को तोड़ता है, और मिल्क प्रोटीन का नाम क्या होता है, केसिन प्रोटीन। अब बात करते हैं लीवर की। लीवर यानी कि यकृत, लीवर यानी कि यकृत। सबसे पहले भी हम एक बात करेंगे कि जो हमारी बॉडी है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारी बॉडी क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक। जब इस बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में हम बातें करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे किसी एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए सबसे पहले उसकी नींव की ईंटें डाली जाती हैं, तो वैसे ही हमारी बॉडी को खड़ा करने के लिए उसकी भी एक छोटी यूनिट होती है जिसको क्या बोला जाता है, सेल। हिंदी में होता है ये कोशिका। क्या है, सेल यानी कि कोशिका। ये जो सेल है अगर मैं इसकी बात करूंगी तो जैसे नींव की ईंट की बात कर रहे हैं हम भी, दीवारों को खड़ा करने से पहले सबसे पहले उस पोर्शन में हम नींव की ईंटें डालते हैं। जब हम नींव की ईंटें डालते हैं तो उससे क्या होगा, जैसी शेप हम कमरे को या फिर बिल्डिंग को देना चाहते हैं वैसी आ सकती हैं। आप लोगों को पता है आजकल जो है ओ टाइप के रूम बड़े फेमस हैं, बिल्डिंग को देखेंगे तो वो भी ओ टाइप में ही होती है, रेक्टेंगुलर ना हो के वो इस तरीके से होती हैं। अब ऐसे कमरों को बनाने के लिए, ऐसे रूम्स को बिल्टअप करने के लिए भी जो हमारी नींव की ईंट है उसकी अरेंजमेंट भी ऐसी होनी जरूरी है। अगर आप जैसी नींव की ईंट की स्ट्रक्चर बनाएंगे वैसे ही आपकी दीवारें खड़ी होंगी। ऐसा नहीं है कि नींव की ईंट आपने ऐसे डाल दी है और उसके बाद जो आप दीवार है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाना चाहते हैं, नहीं, आपकी बिल्डिंग नहीं टिक पाएगी। उसी तरीके से जो हमारी बॉडी होती है उसकी सबसे बेस यूनिट जो है वो कौन होती है, सेल। इसी के ऊपर जो है सेल जब लगेगी तो उसी तरीके का अरेंजमेंट देगी। तो जब एक सेल दूसरी सेल से जुड़ती है तो वो क्या बनाती है, टिश्यू, और हिंदी में बोलते हैं इसको उत्तक। उसके बाद नेक्स्ट, जब एक उत्तक, एक टिश्यू एक दूसरे टिश्यू से कंबाइन करता है तो वो क्या बनाता है, ऑर्गन यानी कि अंग। और जब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कंबाइन करता है तो वो बनाता है ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र। और जो हमारी बॉडी होती है वो एक अंग नहीं है, एक ऑर्गन नहीं है, वो सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स है। तो ये सिस्टम ऑफ ऑर्गन ही क्या कहलाता है, हमारी बॉडी कहलाती है, मानव शरीर है या फिर ये शरीर है। तो इसकी सबसे छोटी जो यूनिट है वो कौन है, हमारी सेल है। कौन है, सेल। तो किसी भी ऑर्गन की भी अगर मैं बोलूं कि भी सबसे छोटी यूनिट कौन है, सेल है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलती हूँ कि एक एग शेल जब फर्टिलाइज होती है स्पर्म शेल के साथ, यानी कि एक अंड कोशिका जो है जब एक एग सेल के साथ कंबाइन करती है तो उस टाइम पे वो ब्लड का क्लॉट बनाती है, ब्लड क्लॉट, फर्टिलाइजेशन के बाद। जब ये ब्लड क्लॉट बनता है बच्चे इस तरीके से, तो ये जो ब्लड है हमारा, अगर मैं इसको काउंट करूं कि ये बॉडी में तो आता ही आता है, हमारे ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है। क्या ये एक ऑर्गन है ब्लड क्लॉट, क्या ये एक टिश्यू है, क्या या फिर एक सेल है। देखो हमने कहा जब एक सेल दूसरे सेल से कंबाइन करती है तो वो क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, वन सेल एंड सेकेंड सेल। तो जब ये दोनों मिक्सअप होंगी तो ब्लड जो बनेगा वो किसकी फॉर्म में बनेगा, टिश्यू की फॉर्म में बनेगा, यानी कि उत्तक। तो ये जब दोनों जुड़ रहे हैं तो उस पर क्या बनेगा, फिर टिश्यू। फिर टिश्यू से कंबाइन करेगा तो इस तरीके से जो फिटस है उसके ऑर्गन्स बन जाएंगे, और उसके बाद ऑर्गन से उसका ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, दैट मीन्स बॉडी बन जाएगी। तो इस तरीके से जब एक सेल दूसरी सेल से कंबाइन करती है तो वो क्या बनाती है,
टिश्यू बनाती है। अगर कोई डिफेक्ट एग शेल में है, फिर स्पर्म शेल के जीन्स में है, तो उसके बाद वो सेल जो है आगे उस डिफेक्शन को कैरी फॉरवर्ड करेगी, यानी कि उस जो डिफेक्ट को हम देख रहे हैं उसको आगे लेके जाएगी और उसी डिफेक्ट के हम सिम्टम देखेंगे उस हेल्दी शरीर के अंदर, उस शरीर के अंदर, उस बॉडी के अंदर। तो इसी तरीके से हमने कहा कि भी किसी भी बॉडी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो वो सेल है। सेल है और उसकी अरेंजमेंट है, उसकी टाइप से किस तरीके के मतलब फंक्शंस निकल के आ रहे हैं वो है। तो जो लीवर है हमारा, हमने कहा ये क्या है, एक ऑर्गन है। क्या है ये? एक ऑर्गन। जब ये ऑर्गन है तो उस टाइम पे ये कैसा बिहेव कर रहा है भाई? ऑर्गन की तरह बिहेव कर रहा है, बट इसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन है? सेल, कोशिका। इसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो है सेल, यानी कि कोशिका। अब इस कोशिका की जैसी फंक्शनिंग होगी ये लीवर भी वैसा ही बिहेव करेगा। तो इसमें जो सेल प्रेजेंट है उसका नाम है हिपेटिक सेल। हिपेटिक कोशिका। हिपेटिक कोशिका, ये जो हिपेटिक कोशिका है हमारी, इसके अंदर एक गुण होता है, एक मतलब एडवांटेज है इसका। वो एडवांटेज ये है कि इसके अंदर रीजनरेटिंग पावर है, जिसको बोलते हैं पुनर्जन्म क्षमता। हिंदी में भी करेक्शन कर लेना, पुनर्जन्म क्षमता। इसका मतलब क्या है कि भी जितनी ये सेल टूटेंगी उसका जो रेट है वो हम ये बोल सकते हैं कि भी जल्दी बनने की कोशिश करेगा या फिर जल्दी बनेगा। जो हमारी हिपेटिक सेल्स होती है, अगर इनके अंदर कोई डिफेक्ट हो जाए तो ये अपने आप को जल्दी ठीक करने की कोशिश करती है या फिर इनको जल्दी बनाने की कोशिश करती है। तो इन सेल की स्टडी, अगर मैं आपसे पूछूं कि भी हार्ट की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, तो आपका जवाब होगा कार्डियोलॉजी। अगर मैं पूछूं कि भी जो हमारा ब्रेन होता है उसके स्पेशलिस्ट का नाम क्या होता है, तो आपका जवाब रहेगा न्यूरोलॉजिस्ट। उसके बाद अगर मैं पूछूं कि जो किडनी स्पेशलिस्ट होता है उसका नाम क्या है, नेफ्रोलॉजिस्ट। उसके बाद अगर मैं स्टमक के लिए पूछूं कि स्टमक में कोई सिम्टम है तो उसका जो डॉक्टर होता है वो गैस्ट्रो होता है। तो इसी तरीके से जो हम ये नाम ले रहे हैं इनके पीछे या तो कोई मेन मसल रिस्पॉन्सिबल है या फिर कोई मेन सेल रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल न्यूरोलॉजिस्ट, भाई न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो किसके लिए स्टडी कर चुका है, वो न्यूरॉन्स की स्टडी कर चुका है। न्यूरॉन्स में आने वाले हर एक डिफेक्ट को वो पहचान सकता है, बता सकता है कि किस तरीके से इनको क्योर किया जा सकता है और किस कारण से ये डिफेक्ट अराइज हो रहे हैं। तो उसी तरीके से जो हमारी लीवर की स्टडी होगी वो किसके ऊपर बेस्ड होगी, हिपेटिक सेल्स पे। और जब ये हिपेटिक सेल पे बेस्ड होगी तो इसको क्या बोलेंगे, हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी जो है वो यकृत का अध्ययन होता है। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी। उसके बाद हमने कहा कि भी जो हमारा लीवर होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चे लीवर की अगर मैं बात करूं तो लीवर को हम परसेंटेज में डोनेट कर सकते हैं। जी हाँ, हम जो है लीवर को परसेंटेज में डोनेट कर सकते हैं। क्या हम किडनी को कर सकते हैं, तो आपका जवाब रहेगा नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीज़न सुनिए। जो वो रीज़न है वो कोई और नहीं है, वो कौन है, हिपेटिक सेल्स है। मान लीजिए किसी इंसान ने अपना 40% लीवर डोनेट कर दिया है। किसी इंसान का मतलब खराब था लीवर तो उसको 40% डोनेट कर दिया है। तो जिस इंसान ने उसको डोनेट किया है उसका जो 40% पार्ट है, जैसे ब्लड बढ़ता है ब्लड डोनेट करने के बाद, वैसे ही हिपेटिक सेल्स बढ़ती चली जाती हैं। और जब ये हिपेटिक सेल्स बढ़ती हैं तो उसके बाद आपका लीवर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा लीवर होता है यानी कि यकृत होता है उसमें क्या होती है, मैक्सिमम रीजनरेटिंग पावर होती है। मैक्सिमम रीजनरेटिंग पावर। सर्वाधिक पुनर्जन्म क्षमता। उसके बाद अगर मैक्सिमम इसकी है तो मिनिमम किसकी हो सकती है,
भाई रीजनरेट हमारे नेल्स भी कर सकते हैं, हेयर्स भी कर सकते हैं, अगर बालों को काट दिया जाए तो वो दोबारा बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से जो हमारा लीवर होता है उसके अंदर भी ऐसी कैपेबिलिटी है कि अगर उसको डोनेट कर दिया जाए पोर्शन में परसेंटेज बेसिस पे, तो ये भी क्या कर सकता है, अपने परसेंटेज बेस को दोबारा लेके आ सकता है। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि इस तरीके से मैक्सिमम रीजनरेटिंग पावर जो है वो किसकी है, लीवर की, यानी कि यकृत की। सर्वाधिक पुनर्जन्म क्षमता तो सबसे कम किसकी होगी, तो भाई सबसे कम उसी की होंगी जिसकी सेल ज्यादा टूटेगी पर बनने की कैपेबिलिटी उनके अंदर कम होगी। तो आपका जवाब जो है वो आसपास घूमेगा और आप शायद सोच भी पाए और ना भी सोच पाए। तो आपको बता देते हैं, मान लीजिए कोई इंसान जो है वो बाइक से गिर गया है और बाइक से गिरने के बाद उसकी एट अ स्पॉट जो है डेथ हो गई है, या फिर ब्रेन में चोट आने के कारण वो याददाश्त भूल रहा है, अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, या फिर चीज़ों को भूल के रख रहा है, या फिर अपने रिलेटिव्स को ही पहचान नहीं रहा है, या फिर पहचान तो रहा है बट उसके दिमाग में कोई और है। मान लीजिए अपने बेटे को बेटा नहीं समझता है, कोई और ही समझता है, बेटी को बेटी नहीं समझता, कोई और ही समझता है। तो इस तरीके से पर्सन जो है वो हेलुसिनेशन की कैटेगरी में चला जाता है। तो इस तरीके से जब वो बिहेव करता है तो उस टाइम पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भाई, न्यूरॉन्स की। जो ये न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को। जब इनके अंदर डैमेज आ जाता है तो हमारा ब्रेन उसी तरीके से बिहेव करता है और बॉडी को उसी तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट करता है। तो मिनिमम रीजनरेटिंग पावर न्यूरॉन्स की होती है, इसीलिए ब्रेन की होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमम रीजनरेटिंग पावर किसकी होगी, ब्रेन की, यानी कि मस्तिष्क की। मस्तिष्क की सबसे कम रीजनरेटिंग पावर होती है। तो ये हमने कुछ पढ़ा। हमने कहा कि जो हमारा लीवर होता है वो एक टाइप की सेल का बना होता है जिसको हम बोलते हैं हिपेटिक सेल्स। उसके बाद आता है कि भी हिपेटिक सेल की रीजनरेटिंग पावर ज़्यादा होने के कारण लीवर की रीजनरेटिंग पावर ज़्यादा है। उसके बाद जो हमारी न्यूरॉन सेल हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, इनकी रीजनरेटिंग पावर कम होती है, तो इसलिए ब्रेन की रीजनरेटिंग पावर कम है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमारा जो ये लीवर होता है इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाए तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारी वो आती ये है कि ब्रेन हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। सॉरी लीवर, यकृत लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उसके बाद अगर मैं इसको बोलूं कि लीवर जो है, यकृत, लीवर इज हैवीएस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे वेटेड ऑर्गन या फिर सबसे भारी अंग जो है वो कौन होता है हमारा, वो होता है लीवर यानी कि यकृत। अगर इसकी हम बात कर रहे हैं बच्चे, तो अब इस बात को एक्सप्लेन करते हैं ये हैवीएस्ट क्यों है, इसको हम सबसे भारी की कैटेगरी में क्यों रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारी किडनी होती है, एक किडनी का जो वेट होता है वो अप्रोक्सीमेट लाई करता है 140 से 170, यानी कि 140 से 170 ग्राम के बीच में लाई करता है। उसके बाद अगर हम हार्ट की बात करेंगे तो जो हार्ट का वेट होता है वो लाई करता है 250 ग्राम से, यानी कि 250 ग्राम होता है लगभग अप्रोक्सीमेट फीमेल बॉडी के अंदर, 300 ग्राम होता है मेल बॉडी के अंदर। ब्रेन का जो वेट है वो 1200 से 1400 यानी कि 1200 से 1400 ग्राम के बीच में लाई करता है। बट जो लीवर होता है इसका वेट, एवरेज वेट जो है बच्चे वो होता है 1.4 टू 1.8 केजी, यानी कि 1400 से 1800 ग्राम के बीच में होता है। इसीलिए इसको किसकी कैटेगरी दी जाती है, हैवीएस्ट ऑर्गन, सबसे भारी अंग। तो हमने क्या कहा, लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की। उसके बाद लीवर जो है वो हैवीएस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। क्यों? क्योंकि इसका वेट जो है बाकी ऑर्गन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है कि जो लीवर होता है
इसकी कुछ एक चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली हैं, अब कुछ एक और बातें करेंगे इसके बारे में, वो है हमारे डाइजेशन से रिलेटेड। तो भाई जो लीवर है हमारा, यानी कि यकृत, लीवर अपने अंदर से क्या छोड़ निकालता है? बाइल जूस, जिसको बोलते हैं पित्तरस। बाइल जूस यानी कि पित्तरस। जो हमारा यकृत है वो डाइजेशन के लिए क्या निकालता है बच्चे? बाइल जूस यानी कि पित्तरस। अब बात आती है कि जो बाइल जूस होता है इसका पर डे अमाउंट 500 से 700 ml पर डे होता है। 500 टू 700 ml जो है वो पर डे होता है। उसके बाद आता भी कि जो बाइल जूस है वो लिक्विड होता है, तो इसकी कुछ एक डेफिनेट पीएच वैल्यू हो सकती है। तो जो बाइल जूस उसकी पीएच वैल्यू लाई करती है बिटवीन 7 to 8। जब ये 7 to 8 लाई करेगी तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा? तो आपका जवाब आएगा कि ये बेसिक होगा। बट कैसा बेसिक होगा? कैसा बेसिक हो सकता है, स्ट्रॉन्ग या फिर वीक? तो आपका जवाब होगा भी ये वीक एसिडिक हो, सॉरी बेसिक हो सकता है। अक्षारीय, ये कुछ एक पैरामीटर्स हैं भाई हमारे बाइल जूस के बारे में। ये क्या कर सकता है, हमारा बाइल जूस जो है वो कितना बनता है? 500 to 700 ml। पीएच वैल्यू जो है वो 7 से 8 तक होती है, जो बेसिक है। अब बात करते हैं कि इसकी और क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं अगर समझ ना आया हो तो। अब भाई और बात करते हैं कि भी जो हमारा बाइल जूस होता है ये डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है। पित्तरस, जो बाइल जूस होता है वो हमारा डाइजेशन में हेल्प कैसे कर सकता है? तो भाई बाइल जूस क्या करेगा? फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, यानी कि वसा। और अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी प्रोसेस के द्वारा, यानी कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हमारा पित्तरस या फिर यकृत जो है वो वसा का पाचन करता है। तो उसको समझाने से पहले बच्चे मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जब भी वसा की हम बात करेंगे, फैट की हम बात करेंगे, तो वहां पे एक प्रोसेस आती है जिसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। हिंदी में बोलेंगे पायसीकरण। पायसीकरण, जो पायसीकरण है यानी कि इमल्सिफिकेशन है, ये वो प्रोसेस है जब फैट के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होते हैं? सिंपल में। यानी कि जो वसा है उसके बड़े बड़े कण जो है वो किस में बदल जाएंगे? छोटे छोटे कणों में। इस तरीके से आपने कभी देखा होगा कि भी जब आप ऑयल में डिप हुए कपड़े के ऊपर साबुन या फिर डिटर्जेंट लगाते हैं तो जब तक उसके अंदर का फैट वैनिश नहीं होता, खत्म नहीं होता, तब तक उसके अंदर झाग नहीं बनेगा, बबल्स नहीं बनेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है कि एक ड्रॉप तो उस तरफ से ऑयल की आ रही है और एक ड्रॉप जो है आप किसकी ऐड कर रहे हैं उसके अंदर? डिटर्जेंट की। तो दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं? छोटे बबल में क्रिएट हो रहे हैं। बबल्स बनेंगे तो बट हल्के बनेंगे, हो सकता है ज़्यादा अगर डिप है तो वो नहीं भी बने। तो इमल्सिफिकेशन वही प्रोसेस होती है जब आप किसी ऑयली कपड़े पे साबुन रब करते हैं, डिटर्जेंट रब करते हैं, तो बबल्स जो है वो कुछ समय बाद बनते हैं और वो भी मतलब लार्जर अमाउंट में आपको देखने के लिए मिलते हैं, बट एक्चुअल में वो फैट जो है वो टूट चुका होता है। यही प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर बाइल जूस के द्वारा होती है। ये क्या करता है? इमल्सिफिकेशन से यानी कि पायसीकरण के द्वारा ये क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को या फिर कॉम्प्लेक्स फैट को सिंपल फैट में कन्वर्ट करेगा।
इसको बोलते हैं जटिल वसा से सरल वसा। यानी कि ये इतने बड़े बड़े जो बबल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस तरीके से बबल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे। ये क्या कहलाती है, हमारी इमल्सिफिकेशन। ये है हमारी इमल्सिफिकेशन। हमने कहा लीवर से निकलता है बाइल जूस, बाइल जूस डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है फैट को। उसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो फैट है उसके बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी प्रोसेस के द्वारा या फिर कौन सी प्रोसेस से हमारा वसा जो है उसका पाचन पितरस के द्वारा होता है, तो कौन सी प्रोसेस से, कौन सी अभिक्रिया से, तो वो कौन सी अभी इमल्सिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो हमारा लीवर होता है, ये आपको पता है कि भी ये टॉक्सिक एलिमेंट को हमारी बॉडी में एलिमिनेट करके या फिर जो ज़्यादा टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं उनको कम टॉक्सिक एलिमेंट में कन्वर्ट करके क्या करेगा, उनको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यूरिया है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए कोई पर्सन अल्कोहल का सेवन कर रहा है, अल्कोहल डेली ले रहा है, डेली ले रहा है, उसके बाद क्या होगा भाई कि जो अल्कोहल है वो हमारे स्टमक तक आते आते डाइजेस्ट हो जाती है, स्टमक तक आते आते डाइजेस्ट हो जाती है। इसके अंदर के जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट हैं, टॉक्सिक एलिमेंट हैं, ये अब्जॉर्ब हो जाएंगे। और टॉक्सिक एलिमेंट जब अब्जॉर्ब होंगे तो लीवर इन एलिमेंट्स को क्या करेगा, हायर टॉक्सिक एलिमेंट को लोअर टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि जो ज़्यादा विषैली चीज़ है उसको कम विषैले में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद जो ज़्यादा विषैली चीज़ है उसको अपने आप अब्जॉर्ब करता चला जाएगा। और जब ये अपने आप को अब्जॉर्ब कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो इसकी सेल है उनके ऊपर अफेक्ट होगा। जो सेल है लीवर के, उनके ऊपर जब अफेक्ट होगा तो कई बार ये सेल जो है ये इन्फ्लामेशन करने लग जाती है। यानी कि अगर लीवर का साइज इतना है तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, इतना। इसी को बोलते हैं भाई फैटी लीवर। ये तो हमने अल्कोहल का एग्जाम्पल दिया। अल्कोहल जो है आपके स्टमक तक आते आते डाइजेस्ट हो जाती है, उसके अंदर के जो भी हायर टॉक्सिक एलिमेंट है उनको लोअर टॉक्सिक एलिमेंट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, लीवर। जब ये टॉक्सिक एलिमेंट लीवर की सेल के अंदर जाते हैं तो लीवर के अंदर क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन जब होगा इसको बोलते हैं सूजन। जब इसका साइज इंक्रीज होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो इसको सिरोसिस बोलते हैं या फिर फैटी लीवर की कैटेगरी की जाती है। ये ज़्यादा दवाइयाँ खाने से भी हो सकता है, अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करने से भी हो सकता है, ड्रग वगैरह के एडिक्टेड पर्सन जो होते हैं उनके द्वारा भी हो सकता है, या फिर जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनके द्वारा भी हो सकता है। इवन दो जो इंसान डेली फास्ट फूड का सेवन करता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाता है, तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अब जब लोअर टॉक्सिक एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया है तो ये जो लोअर टॉक्सिक एलिमेंट है हमारे ब्लड के अंदर डिजोल्व होके, जो भी इनसे हेलुसिनेशन होगा ब्लड से में डिजोल्व होके ये ब्रेन तक चले जाते हैं। और जब ब्रेन के पास जाएंगे तो पर्सन जो है वो एक तरीके से अजीबोगरीब बिहेव करने लगेगा, जिसको बोलते हैं कि नशा आ गया है। तो वो नशा इसी तरीके से आता है। ये था भाई हमारा लीवर।
उसके बाद अगर मैं कहूँ कि जो हमारा खाना होता है अगर हम माउथ में इंजेक्ट करेंगे, माउथ में ग्रहण करेंगे, तो ये ऑइसोफेगस के थ्रू कहाँ पे आ जाता है? स्टमक में। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो स्टमक होता है हमारा, इसके ठीक राइट साइड में यहाँ पे हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। ये हमने बनाया है अभी लीवर, यकृत। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, हिंदी में बोलेंगे पित्ताशय। उसके बाद इसके ठीक यहाँ पे लेफ्ट साइड में पेनक्रियाज होता है जिसको बोलते हैं अग्नाशय। देखिए अब मेन मुद्दा हमारा कहाँ से आता है भाई? देखिए जो स्टमक है इससे भी खाना आएगा, उसके बाद पेनक्रियाज जो है इसके अंदर भी कभी खाने के पार्टिकल एंटर नहीं करते, ये भी क्या करेंगे? इस तरीके से। और ये जो पार्ट होता है हमारा, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन जब शुरू होती है तो उसके अंदर जब पार्टिकल्स आएंगे वो किस तरीके से आएंगे? मैंने कहा कि जो हमारा पेनक्रियाज होता है ये बनाता है पेनक्रियाटिक जूस, जो लीवर है हमारा ये बनाता है बाइल जूस, हिंदी में इसको पित्रस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम अग्नाशक रस। हमने कहा कि जो माउथ है, माउथ से आने वाली जो ओपनिंग है इसको कहा जाता है, आपको पता ही है, ओएसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोल देते हैं। फूड पाइप, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम? आहार नलिका या फिर ग्रसनी, या फिर ग्रसनी। तो इन नामों से इनको जानते हैं। हमने कहा भी ये हमारा पेनक्रियाज है, यहाँ पे ये पत्ते की टाइप का होता है। ये अपने अंदर से क्या निकालेगा? पेनक्रियाटिक जूस निकालेगा। उसके बाद ये अपने अंदर से क्या निकालेगा? बाइल जूस। हमने कहा कि इसका डेली का निकलने का जो अमाउंट होता है वो होता है 500 से 700 ml। अब भाई अगर ये बॉडी को पूरा का पूरा यूटिलाइज ना करना हो तो क्या होगा भाई? सबसे पहले तो ये बात समझने की है कि जो बाइल जूस होता है वो आके डाइजेशन के लिए कहाँ पे इकट्ठा होता है? यहाँ से चलता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। उसके बाद जो हमारा पेनक्रियाज है ये भी यहाँ से निकलता हुआ यहाँ आएगा। जो स्टमक से चल रहा काइम है वो भी इसी वे को अडॉप्ट कर लेगा। इस तरीके से जब इनका मूवमेंट होता है तो ये मूवमेंट किस तरीके से है? तो हमने कहा कि जो लीवर है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है बच्चे? वो प्रोड्यूस कर रहा है बाइल जूस। जब बाइल जूस की हम बात कर रहे हैं तो ये 500 से 700 ml है। जब बॉडी को इस बाइल जूस की पूरी जरूरत नहीं है तो एक्स्ट्रा बाइल जूस जो है हमारा वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे एक्सेस कहाँ होगी? यहाँ, जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। जब एक्सेस यहाँ इकट्ठी होती है तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे कि भी जो क्वेश्चन यही बनता है कि अतिरिक्त यानी कि एक्सेस बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? तो वो वहाँ स्टोर होता है जो हमारे लीवर के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है, और उसको नाम क्या दिया जाता है? गॉल ब्लैडर, यानी कि पित्ते की थैली या फिर पित्ताशय। उसके बाद अब आपको पता है कि फूड जो है वो यहाँ से यहाँ से यहाँ इस तरीके से मूव कर रहा है, और जब फूड नीचे की तरफ आता है तो उस टाइम पे ना तो खाना यहाँ जाएगा और ना ही खाना यहाँ जाएगा। मैंने दोनों ही टाइप के एरो जो है वो डाउनवर्ड किए हैं। डाउनवर्ड का इन द सेंस ये है कि खाना हमेशा कहाँ मूव होगा? नीचे की तरफ मूव होगा।
और जब खाना नीचे की तरफ मूव होता है तो उस टाइम पे मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि बच्चे जो हमारा खाना है वो कभी भी ना तो जाता लीवर के अंदर और ना ही जाता हमारा पेनक्रियाज के अंदर यानी कि अग्नाशय के अंदर। जब ये दोनों ही जगह पे नहीं जा सकता तो उस टाइम पे अगर मैं पूछूं कि भी जो हमारा खाना है उसके डाइजेशन में जब बाइल जूस हेल्प करेगा तो वो कहाँ पे हेल्प करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये भी अपना सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा, ये भी अपना सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा, और स्टमक तो भेजेगा ही भेजेगा, जो खाना ऊपर से आ रहा है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब बात ये आती है कि ये जो पाइप है, ये वाली जो पाइप है जिसको मैं डार्कर कर रही हूं, इसको बोलते हैं डक्ट यानी कि नली। इसको बोलते हैं डक्ट यानी कि नली। और इस नली का नाम क्या है? तो इस नली को बोलते हैं बच्चे हम हिपैटिक पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटिक पेनक्रियाटिक डक्ट, हिंदी में बोलेंगे यकृत अग्नाशक नली। यकृत अग्नाशक नली। क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा कि भी कौन सी नली से या फिर किस नली से यकृत तथा अग्नाशय अपना स्त्रावण, अपना जो सिक्रेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं यानी कि छोटी आंत में भेजते हैं। तो उस डक्ट का नाम क्या है? उस नली का नाम क्या है? हिपैटिक पेनक्रियाटिक डक्ट। क्लियर है ये बात? तो हम जो है भी यहाँ से ये क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं कि भी लीवर जो है वो कभी भी अपने अंदर खाने के पार्टिकल को नहीं लेके जाता, वो बाइल जूस को हिपैटिक पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा छोटी आंत में भेजता है। ऐसे ही अग्नाशय जिस तरीके से पाचन में हेल्प करेगा, ये जब पाचन करेगा तो उस टाइम पे अपने डाइजेस्टिव जूसेस को कहाँ पे छोड़ेगा? हिपैटिक पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा कहाँ पे निकालेगा? छोटी आंत में। तो ये था भी हमने पढ़ा किसके बारे में? हिपैटिक पेनक्रियाटिक डक्ट के बारे में। फिर हमने कहा कि जो हमारा लीवर होता है यानी कि यकृत होता है वो अपना एक्सेस बाइल जूस कहाँ पे स्टोर करता है? गोल ब्लैडर में स्टोर करता है, क्योंकि निकलता जो है वो 500 से 700 ml है डेली। मान लीजिए कोई इंसान 5 रोटियां खा रहा है, अब उसका निकलेगा उसी हिसाब से, बट वो अगर अपने डेली डाइट में 2-3 दिन बाद अपना चेंजेस करना स्टार्ट करे, मान लीजिए वो 2 रोटी टाइम की खा रहा है, तो उस टाइम पे उसका जो बाइल जूस है अब कम यूज होगा डाइजेशन के लिए। जब कम यूज होगा तो बाकी जो बाइल जूस है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? गॉल ब्लैडर में। तो ये हमारा भी इस तरीके से हमने समझा लीवर का कॉन्सेप्ट। जब हम पेनक्रियाज की बात करेंगे इसी तरीके से, तो पेनक्रियाज भी हमारे हेल्प करेंगे। तो देखिए पेनक्रियाज देखते हैं। पेनक्रियाज दैट मीन्स अग्नाशय। तो आज का जो अग्नाशय नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे भी आज लीवर तक ही काफ़ी रहेगा। इसी को आप देखिए, पढ़िए एक बार। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, बट मेरा आप लोगों से भरोसा है कि समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो कॉन्सेप्ट जो है आज का हमारा यहीं फिनिश होता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पेनक्रियाज को, स्मॉल इंटेस्टाइन को और लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू सो मच।